हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी विषय चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। इनकी पुस्तक को हिंदी साहित्य परंपरा में सर्वाधिक पसंद किया जाता है। इस पुस्तक को इन्होंने 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही किया गया। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशक कौन रहा? नागरी प्रचारणी सभा काशी। प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1929। इस पुस्तक के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। जनवरी 1929 ईस्वी में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें जोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। 1940 में इसका परिवर्तित और संशोधित रूप प्रकाशित करवाया गया। तो इसमें यह पता चलता है कि 1929 में तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, सिर्फ भूमिका के रूप में पूछा गया प्रश्न है कि भूमिका के रूप में कब प्रकाशित हुई, तो 1929 ईस्वी में। और इसका संशोधित और परिवर्तित रूप कब प्रकाशित हुआ, तो 1540 ईस्वी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये पुस्तक है हिंदी शब्द सागर। तो इसके निर्माण में किन किन विद्वानों का योगदान रहा वो देखेंगे। इस पुस्तक के निर्माण में निम्न 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो कौन कौन से थे? हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक के निर्माण में योगदान करने वाले विद्वान बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ये आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर में ऑप्शन में ये तीनों नाम थे और एक अन्य नाम था। तो इस तरह प्रश्न बन जाता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इस पुस्तक की विशेषताएं देखते हैं। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन परिचय का विवेचन किया गया है। दूसरा, कवियों की संख्या की अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। कम महत्व वाले कवियों को इसमें जगह नहीं मिली है। तीसरा, कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। चौथा, कवियों एवं लेखकों की रचना शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। पांचवा, इसमें प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का वर्णन कर लेने के बाद उससे संबद्ध प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। उस काल में आने वाले अन्य कवियों का विवरण उसके बाद फुटकल खाते में दिया गया है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास की मूल पुस्तक को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको अलग अलग भागों में बांटा है। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इसको लिखा है। तो सामान्य प्रवृत्तियां हैं पहले, फिर अन्य कवि जो बच गए उनको फुटकल खाते में जोड़ा है। ठीक है। छठा है, केदारनाथ पाठक ने इस रचना के लेखन में शुक्ल जी का अपूर्व योगदान दिया। सातवां, इस रचना के लेखन में शुक्ल जी ने निम्न साहित्य सामग्री ग्रहण की, निम्न पुस्तकों से सहायता ली। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक के लेखन में किन किन पुस्तकों का सहयोग लिया या उनसे सामग्री ग्रहण की। तो ये 4 पुस्तकें रही जिनसे इन्होंने सहयोग लिया। तो पहली है मिश्र बंधु विनोद,
दूसरी हिंदी साहित्य हिंदी कौमुदी रतनमाला श्याम सुंदर दास जी की है। तीसरी कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी जी की है। चौथी है ब्रजमाधुरी सार योगी हरि जी की। इन चारों पुस्तकों से सहयोग लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से होता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस पुस्तक का आरंभ किस से होता है, तो ऑप्शन में दे देंगे नाथों की वाणियों से, वैष्णवों की वाणियों से, ज्ञान मार्गी वाणियों से या प्रेम मार्गी ऐसे। तो ये सिद्ध मार्गी सिद्धों की वाणियों से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुव्यवस्थित कालखंडों में वर्गीकृत किया है, जो आज तक भी लगभग सभी इतिहासकारों के द्वारा मान्य किया जा रहा है। इनके इतिहास को सारे विद्वान मान्य मानते हैं इसको। तो पहला है वीरगाथा काल, आदिकाल नाम दिया उन्होंने। प्रत्येक खंड को इन्होंने दो नाम दिए हैं। प्रत्येक काल को वीरगाथा काल दिया, फिर आदिकाल। ये दोनों ही नाम बहुत ही प्रचलित है। तो इन्होंने अपने इसको काल विभाजन को संवत में बांटा है, जो हम संवत में ही याद करेंगे, ईस्वी में नहीं करेंगे। ईस्वी में बाद में जब एक परीक्षा में आएगा तो अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि एक को याद करना सुविधाजनक रहता है। तो इसमें से -57 कर देंगे तो विक्रमी संवत आ जाए, ईस्वी सन आ जाएगा। विक्रमी संवत से -57 करने पर ईस्वी सन बनता है। तो इनके काल विभाजन को देखते हैं। वीरगाथा काल, आदिकाल, विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। इस कालखंड को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी काल। दूसरा है वीरगाथा काल। पहले को उन्होंने भाषा के आधार पर और दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर इसको 2 नाम दिए हैं। तो इसकी काल सीमा 1050 से 1200 विक्रमी संवत है और वीरगाथा काल की 1200 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। और इसके दूसरा पूर्व मध्य काल। इसको उन्होंने दूसरा नाम क्या दिया है? दूसरा नाम है भक्ति काल। एक मिनट, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको दूसरा नाम भक्ति काल दिया है। इसकी समय सीमा है विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम रीतिकाल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 ईस्वी तक रही। चौथा है गद्यकाल या आधुनिक काल। इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से विक्रमी संवत 1984 तक मानी जाती है। इस आधुनिक काल को उन्होंने 3 भागों में फिर से बांटा है। तो इसको पहले भाग को प्रथम उत्थान काल, दूसरे को द्वितीय उत्थान, तीसरे को तृतीय उत्थान काल। आधुनिक काल के 3 भेद बताए हैं। तो इन चारों कालखंडों को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि वीरगाथा काल किसने दिया, या वीरगाथा का अन्य नाम आचार्य शुक्ल जी ने क्या रखा, इसको कितने भागों में बांटा, पूर्व मध्य काल को क्या कहते हैं, भक्ति काल नाम किसने दिया, उत्तर मध्य काल को क्या कहते हैं, रीतिकाल नाम किसने दिया। इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसको ध्यानपूर्वक याद करेंगे। भक्ति काल को भी आचार्य शुक्ल ने
पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। ये भक्ति काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। तो पहला है ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, कृष्णाश्रय, रामाश्रय। तो ये दोनों तो आ जाते हैं निर्गुण काव्य धारा में और ये दोनों सगुण काव्य धारा में। तो इसके अलग अलग प्रश्न बनेंगे, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में, और इनके अलग अलग नाम कितनी धाराओं में बांटा है, तो निर्गुण और सगुण। और निर्गुण को कितने भागों में बांटा है, तो निर्गुण को 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय। सगुण को 2 भागों में, कृष्णाश्रय, रामाश्रय। तो ये कृष्णाश्रय, रामाश्रय किस काव्य धारा में आते हैं, तो सगुण में। और प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय किस काव्य धारा में आते हैं, तो निर्गुण काव्य धारा में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण काव्य धारा है, इसमें शामिल है ज्ञानाश्रय। तो ज्ञानाश्रय में है संत काव्य धारा। जितने भी संतों ने काव्य लिखा वो ज्ञानाश्रय काव्य धारा में आ जाएगा। इसके प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि कौन है, आचार्य कबीर, संत कबीर प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न बन जाता है कि निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो कबीर साहब। प्रेमाश्रय काव्य धारा में सूफी काव्य जिन्होंने लिखे वे प्रेमाश्रय काव्य धारा में शामिल किए गए। तो इसके प्रतिनिधि कवि कौन है, जायसी। और सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य धारा में कौन कौन शामिल है, जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में अपनी रचनाओं में लिखा, तो इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास आ जाएंगे। और राम काव्याश्रय काव्य धारा, इसमें राम काव्य, एक मिनट, इसमें राम काव्य धारा में राम काव्य जिन्होंने लिखा वो इसमें शामिल किए गए। तो इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं, प्रतिनिधि कवि। ठीक है। जितने भी राम के बारे में जो भी लिखा उसके प्रतिनिधि कवि पूछे तो तुलसी। और कृष्ण के बारे में किसने लिखा सर्वाधिक, सूरदास जी ने। प्रेम के बारे में जायसी ने। ज्ञान के बारे में ज्ञानेश्वरी कबीरदास जी ने। तो इस तरह से इनको ध्यान में रखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।